अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। वालेकुम। AC थ्रू रेजिस्टर्स। AC थ्रू रेजिस्टर आज हमने अभी पढ़ना है। तो इसको हमने कैसे करना है, थोड़ा सा आज मैं लेट हो गया। ये हमारे पास एक रेजिस्टर है। रेजिस्टर डिवाइस है जो करंट को अपोज करती है। इट इज कनेक्टेड विद एन अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। जो हमारे पास वोल्टेज अप्लाई कर रहा है V, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V, और इसमें से करंट पास हो रहा है I। बहुत गौर से समझिएगा। हम क्या कहते हैं, लेट अ resistor of resistance R is connected with an AC source having instantaneous voltage V as shown। ठीक है। अब ये AC जनरेटर है जो रेजिस्टर पर वोल्टेज अप्लाई कर रहा है, और रेजिस्टर क्या करता है, उसकी किसी किस्म के बिहेवियर को चेंज नहीं करता। आगे से उसने उसके जो इलेक्ट्रॉन है रेजिस्टर के, वो एटमों से टकराते हैं, और एटम्स उसके अपने एटम्स से टकराते हैं और रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। बाकी उसकी बिहेवियर में किसी किस्म का फर्क नहीं आता। तो जो वोल्टेज है वो हमारे पास कौन सी इक्वेशन फॉलो कर रहा है, V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ थीटा, या ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। अब मैं क्या कह देता हूं, सिमिलरली सो करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट, इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो अगर मैं मालूम करना चाहता हूं तो मैं क्या कर देता हूं, इस ऊपर वाली इक्वेशन को R से डिवाइड कर देता हूं, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। ठीक है। तो अब जरा देखें क्या हो जाता है हमारे पास। V over R फ्रॉम ओह्म्स लॉ दैट इज इक्वल टू करंट, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज था तो इंस्टेंटेनियस करंट आएगा। इस साइड पर ये जो Vm ओवर R है, ये हमारे पास क्या आ जाता है, मैक्सिमम करंट, आप लोग सारे जानते हैं, इनटू साइन ऑफ थीटा। एक ये देखें और इस इक्वेशन को देखें। ये दोनों इक्वेशंस हमें क्या सजेस्ट कर रही हैं, ये दोनों इक्वेशंस हमें ये सजेस्ट कर रही हैं कि क्या भला, कि दिस इज फॉलोइंग साइन थीटा ग्राफ, दिस मस्ट, दीज इक्वेशन मस्ट फॉलो द साइन थीटा ग्राफ। तो अगर मैं इन दोनों का ग्राफ बनाना चाहूं तो वो ग्राफ का क्या मतलब होगा, जी ये मैं वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम या थीटा के लिहाज से ग्राफ बनाऊं तो वो कौन सा होगा, ये साइन थीटा जैसे ही है, जैसे आप लोगों ने पहले समझा हुआ है। तो ये हमारे पास ग्राफ बनेगा। कर मेरे से टैबलेट नहीं बनती है सामने से। ठीक है, ये वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ आ गया। अब अगर मैं बनाना चाहता हूं किसका,
करंट का ग्राफ, तो वो भी सेम इसी तरह का ही होगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि वोल्टेज और करंट के बिहेवियर में किसी किस्म का फर्क नहीं है, दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास सेम है। क्यों सेम है? थीटा के अंदर क्या होता है? ओमेगा टी, ओमेगा किसके बराबर? 2 पाई एफ। जो इसका वोल्टेज होगा उसी लिहाज से हमारे पास करंट भी चेंज होगा। तो इसलिए इसको बनाते वक्त एक बात का ख्याल रखना है आप लोगों ने, मैं यहाँ पर अगर रिप्रेजेंट कर दूँ, ऐसे लाइंस लगा देता हूँ, ये आपको पता चलता है कि इसका क्या मतलब है। ये आप लोग को कॉपी पे काम करना है तो आप ये बेशक ना बनाइएगा, ये तो सिर्फ मैंने अपनी आसानी के लिए गाइडलाइंस बनाई है। देखें जरा इधर, ये पीक वैल्यू है यहाँ पर, इसकी करंट की भी यहाँ पर क्या आएगी? पीक वैल्यू आएगी। ये करंट, अब ये करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ ऐसे आ गया। जब यहाँ पर वोल्टेज अब जीरो है तो यहाँ पर भी हमारे पास वोल्टेज करंट क्या हो जाएगा? जीरो। फिर यहाँ पर करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसके लिए करंट भी हमारे पास क्या होगा? मैक्सिमम होगा। फिर हमारे पास करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो देखो, जितना इसके एक साइकिल का टाइम है ऊपर वोल्टेज का, उतना ही हमारे पास करंट के लिए भी उतना ही मैंने टाइम रखा है। यानी दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है। वो तब रिप्रेजेंट होगी जब हमारे पास दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो एक पॉइंट पर ही एंड हो। ऐसे ना हो, अगर मैं रफली बनाऊं ऐसे एक ग्राफ, ये ना करंट आप ऐसे बना दें, अब इसका टाइम पीरियड कुछ और है और ये जो हमारे पास वोल्टेज है इसका टाइम पीरियड कुछ और है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? हमारे पास सेम होनी चाहिए। ठीक हो गई? ये करंट का ग्राफ था, थीटा के लिहाज से, ये टाइम के लिहाज से जो भी आपके। अब यहाँ पर जरा देखो, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है जीरो फेज से, करंट भी हमारे पास स्टार्ट हो रहा है जीरो फेज से। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं ये कह सकता हूं कि वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, दोनों इन फेज हैं। वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। ठीक हो गया? वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। अब इसी बात को मैंने वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? जरा देखो, ये वोल्टेज का मैंने फेजर बनाया, ये वोल्टेज क्या है और ये करंट क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम बनाऊंगा। हाँ, लेंथ एक ही कम है, एक ही ज्यादा है। वजह कोई बता सकता है? क्योंकि एक की पीक वैल्यू बड़ी है, दूसरी की पीक वैल्यू कम है, इसलिए उनकी लेंथ को भी हमने कम ज्यादा की। ये उनकी आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। आरएमएस वैल्यू 70% ऑफ द पीक वैल्यू होता है, इसलिए इसकी पीक वैल्यू ज्यादा है, उसकी आरएमएस वैल्यू भी ज्यादा है। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग वोल्टेज and this is representing current, this is representing current and both are in phase। यानी दोनों में जो फेज डिफरेंस होगा फाई, वो हमारे पास कितना होगा? जीरो होगा। फेज डिफरेंस विल बी जीरो। हाँ भाई बताओ स्टूडेंट्स, कोई सवाल है यहाँ तक आपका? बोले, कोई तो बोल दो, किसी का कोई सवाल है? नो सर। चले, समझ आ गई ना सबको? उसामा, मुईज, यस सर। समझ आ गई। शाबाश। चले, अलिशबा, अहमद, आबिद, आप बताएं। जी सर, आ गई समझ। कासिम, चले ठीक हो गया। बाकी भी उम्मीद है सारों को समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी हम इस ग्राफ को आगे लेके चलते हैं।
मैं जरा देख लूँ एसी थ्रू रेजिस्टर में हमने ये बातें कर ली। अब हमने पढ़ना है इसमें पावर लॉस इन रेजिस्टर्स, ठीक है। पावर लॉस इन रेजिस्टर्स, इसके लिए मुझे वो ग्राफ दोबारा बनाने पड़ने हैं। ये वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और थीटा है। पहला जो ग्राफ होगा वो वोल्टेज टाइम आर थीटा है, दूसरा ये करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर थीटा, और तीसरा पावर का ग्राफ होगा टाइम आर थीटा के लिहाज से। सही जी। सबसे पहले मैं वोल्टेज का ग्राफ बनाता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये फिर दूसरा जो है ये हमारे पास किसका आ जाएगा, करंट का। इसके लिए मैं यहाँ पर लाइन लगा लेता हूँ वैसे ही, ताकि हमें थोड़ी सी आसानी रहे। ये अब ये मैंने अपनी आसानी के लिए लगाई हैं, आप बेशक न लगाएं, लेकिन आपका वो जो मसला है ना, वो मैंने आपको जो बताया है कि वो टाइम पीरियड सेम नजर आना चाहिए, वो दैट मस्ट बी सेम। अब मैं करंट का ग्राफ बनाऊं तो आपको पता है दोनों इन फेज हैं, तो जहाँ पर वोल्टेज की पीक होगी वहाँ पर करंट की भी पीक होगी, सिर्फ फर्क इनकी वैल्यूज का होगा, यानी पीक वैल्यू जरूरी नहीं है कि दोनों की सेम हो। अब यहाँ पर इस जगह पर करंट भी जीरो है, वोल्टेज भी जीरो है, यहाँ पर आकर हमारे पास करंट मैक्सिमम हो जाएगा, तो यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक हो गई। तीसरा हमारे पास अब क्या है, देखें पावर जो है ये वोल्टेज और करंट जो है इनका प्रोडक्ट है, E इज इक्वल टू V है। अगर हमारे पास वोल्टेज पॉजिटिव हो, करंट पॉजिटिव हो, या वोल्टेज नेगेटिव हो या करंट नेगेटिव हो, पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, एसी सोर्स है, ये एसी सोर्स चार्जेस को पावर दे रहा है, लोड को पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब होगा कि पावर इज डिलीवर्ड बाय द सोर्स टू द लोड, सोर्स से लोड को पावर मिल रही है। इफ द पावर इज पॉजिटिव, यानी पावर डिलीवर हो रही है सोर्स से लोड को, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है, बल्ब है, पंखा है, जो कुछ भी है।
लेकिन अगर आइदर वोल्टेज पॉजिटिव हो करंट नेगेटिव हो, या वोल्टेज नेगेटिव हो और करंट बेशक पॉजिटिव हो, लेकिन पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो फिर इसका क्या मतलब होगा, ऊपर वाले का तो मतलब था ना पावर पॉजिटिव आने का क्या मतलब था कि पावर इज डिलीवर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड। तो पावर नेगेटिव होने का क्या मतलब है, पावर इज रिटर्न्ड, पावर वापस दे रहा है, कौन दे रहा है, पावर इज रिटर्न्ड बाय लोड, लोड वापस कर रहा है, यानी कोई ऐसा लोड है, बल्ब की तरह नहीं है कि जो रोशनी दे के डिसिपेट ही करे। ठीक है, कोई ऐसी हमारे पास चीज है जो जिसके पास पावर आई है, किसी से आई थी, उसने वो अपने पास स्टोर की और स्टोर करके वापस अपने उस सोर्स को डिलीवर कर रहे हैं, उसको वापस रिटर्न कर रहे हैं अपना कुछ काम करने के बाद। पावर इज रिटर्न बाय लोड टू द सोर्स, लोड से वापस सोर्स को ट्रांसफर होगी। ठीक है, जैसे कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर चार्ज एनर्जी क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो वो पहले चार्ज गेन करके एनर्जी स्टोर करता है सोर्स से, फिर डिस्चार्ज होकर वो अपनी एनर्जी क्या कर देता है, सोर्स को वापस दे भी सकता है। ठीक है, तो पावर पॉजिटिव का मतलब है पावर इज डिलीवर्ड फ्रॉम द सोर्स टू लोड। इसका ये भी मतलब हो जाता है, इसका ये भी मतलब हो जाता है कि हमेशा अगर पॉजिटिव पावर रहे तो पावर इज डिसिपेटिंग, पावर इज डिसिपेटिंग कंटिन्यूअसली, इसका ये भी मतलब हो जाता है। क्लियर होगी बात। अब जरा देखो इधर, इधर जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है इसमें वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसमें भी करंट भी क्या है, पॉजिटिव है, सारी वैल्यूज है, वोल्टेज भी सारी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तमाम वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो जो पावर आएगी वो भी हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक बड़ा आंसर आएगा। मैं जरा इसको ठीक कर, यहाँ पर इसकी पी बना लेते हैं जरा, इन दोनों से ऊंची होनी चाहिए क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है दोनों पॉजिटिव आ जाए तो उससे ज्यादा होनी चाहिए, और ऐसे। ठीक है, और फिर यहाँ पर वोल्टेज जीरो होगा, करंट जीरो होगा, तो पावर भी जीरो होगी, तो इसी जगह पर हमारे पास यहाँ पर करंट आ गया। ठीक है जी। अब जरा देखो, वोल्टेज नेगेटिव है, करंट भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हो, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। समझ में आ गई बात, करंट भी नेगेटिव, वोल्टेज भी नेगेटिव, तो हमारे पास पावर भी क्या आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये जरा देखो, अगेन वैल्यूज उतनी ही है, मसलन ये -5 है, ये -2 है, तो ये -5 -2 +10 आना है, इधर +5 +2 मल्टीप्लाई होंगे तो 10 ही आएगा, तो ये उतना ही हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो ये ऐसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये इन दोनों केसेस में इनके पॉजिटिव हाफ साइकिल और वोल्टेज और करंट के ये नेगेटिव हाफ साइकिल, हमारे पास जो पावर आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, पावर दोनों केसेस में पॉजिटिव आएगी। सो रेजिस्टर continuously dissipates power in the form of हीट और लाइट, अगर बल्ब है तो लाइट की फॉर्म में, कोई वाइब्रेटर है तो साउंड की फॉर्म में, यानी ऐसा ही होगा कि वो एनर्जी डिसिपेट ही होती रहे, ट्रांसफर रिलीज होती रहे, सिस्टम का ऐसा रहे, हीटर है तो हीट रिलीज होती रहेगी, चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल उसमें से गुजरे चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल उसमें से गुजरे। ठीक है जी। अब मैं इसके ऐसे भी हम कर सकते हैं, जरा देखो, अब मैथमेटिकली जरा देख रहे हैं, सिंस पावर जो है वो किसके बराबर होती है, एवरेज पावर, उसके लिए हमारे पास एवरेज वोल्टेज और एवरेज करंट हमने लिया, सही, ये किसके बराबर है, Vm साइन ऑफ थीटा, करंट Im साइन ऑफ थीटा,
ये Vm और Im पीक वैल्यू देने, एवरेज से बाहर लिखा, साइन थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई होगी साइन स्क्वायर थीटा। आप लोगों को मैंने ये बताया हुआ है, हमने समझा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, Vm Im इंटू 1/2। अच्छा, मैं इस तरह से कर देता हूँ, Vm Im ओवर 2 लिखा, और इसको 2 जो है Vm Im इसके साथ ये 2, इसको ऐसे लीजिए √2 इंटू √2। तो √2 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर √2 कैंसिल होंगे, वही 2 ही आ जाएगा वापस। इन दोनों को अलग अलग लीजिए, Vm ओवर √2 इंटू Im ओवर √2। दिस इज एवरेज पावर। ठीक हो गया? हाँ जी, तो ये हमारे पास जो वोल्टेज Vm और √2 है, ये हमारे पास क्या है, ये RMS वैल्यू है वोल्टेज की, और ये हमारे पास RMS वैल्यू है करंट की। तो एवरेज पावर या RMS वैल्यू ऑफ द पावर हमारे पास क्या है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड RMS वैल्यू ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टर। ये उसकी मैथमेटिक्स। अब ये जो मैंने पीछे आप लोगों को पढ़ाया है, ये जो हमारे पास ग्राफिकल फॉर्म में से वर्ड्स जो हैं वो आप लोग खुद दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये सारा समझ आ गया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? प्लीज आस्क। नहीं है सर जी? सर ये करंट की सर ये पीक वैल्यू जो है सर, ये वोल्टेज की पीक वैल्यू से कम क्यों है सर? हाँ देखो ना, वोल्टेज आमतौर पर भी आप वोल्टेज देखिए तो 220 वोल्ट्स आ रहे हैं। फिर करंट की वैल्यू डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पर। ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ जाऊं, करंट की वैल्यू डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पर। जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उतना हमारे पास करंट कम होगा। नॉर्मली एम्पेयर्स में करंट नहीं होता, हमारे जितने भी ये रेजिस्टर्स हैं इनमें मिली एम्पेयर्स में करंट होता है, जबकि वोल्टेज वोल्ट्स में यूजली होता है, जबकि करंट हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, एम्पेयर्स में भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो हम जो डिवाइसेस रखते हैं इनमें जो करंट पास हो रहा होता है वो मोस्टली मिली एम्पेयर्स में होता है। इसलिए अगर आप आपके लेवल पर, यानी आपके लेवल पर अगर ऐसा बना देंगे कि सेम ही वोल्टेज और करंट का बना दें तो ठीक है, मैट्रिक लेवल पे अगर कर लेंगे। अगर एफएससी लेवल पे करें थोड़ा सा एहतियात करें, और उस्ताद होने के नाते मुझे ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक सर, समझ आ गई है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। कल इससे आगे पढ़ेंगे और आपको समझ आ गई है कि ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। कल दूसरा और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन हमने कल और परसों करना है। ठीक है, अल्लाह नहीं गए और कोई बोल भी दो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।